एकेडमी की थी, उन्होंने कहा कि साहब 90 स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द एग्जाम अगेन। वो अगले साल आएंगे ट्रेनिंग करने। नहीं, बैठ रहे हैं हाँ वाइल ऑन ट्रेनिंग। हाँ तो ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रू। तो हमने ये कहा है, और इस पे बहुत लोग विश्वास करते हैं कि आप अगर जो फिर से एग्जाम लेना चाहते हो तो वो आपको सुविधा मिलनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन लो, आप ट्रेनिंग 1 साल बाद ज्वाइन करना, आधी अधूरी मगर ट्रेनिंग हम ना आपकी करो। सीनियोरिटी बरकरार रखेंगे। हाँ आप इस साल आ गए, हाँ आप फिर आईएएस में बैठना चाहते हो, आप एग्जाम जाके करो, हाँ और अगर जो तुम नहीं आए आईएएस में तो आपकी सर्विस में आप अगले साल ट्रेनिंग में ज्वाइन करिएगा, और आपकी सीनियोरिटी इस साल की क्योंकि लोभ उसी का रहता है कि फिर हम इस बैच के हो जाएंगे, तो जूनियर हो जाएंगे। जूनियर हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो एक ये मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वो बार बार बैठते ही चले जाएं, बैठते ही चले जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पहले 45% होना जरूरी था इंटरव्यू में इंटरव्यू में, पर पंत साहब ने हटा वो क्राइटेरिया भी हटा दिया। कई दोस्तों से बात होती है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अलग अलग काडर में, कहते हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि किसका बोर्ड था और कितने नंबर मिले इंटरव्यू में। उदाहरण देते बोले साहब मेंस में तो बहुत अच्छा किया, पर इंटरव्यू में वो 300 में इतने ही रह गए तो मेरिट गिर गई। अब ये तो देखिए, जिसको कम नंबर मिलेंगे जी वो तो ये बात जरूर कहेंगे, हाँ और जो ज्यादा कहेंगे उसका एग्जाम्पल नहीं कोट होता कि लोगों को ज्यादा मिले। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी मगर इंटरव्यू के नंबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टोटल नंबर्स में से करीब 13, 14, 15% हो तो ठीक है इंटरव्यू के नंबर। तो अभी शायद 13% के लगभग बनता है इंटरव्यू के मार्क्स। और कैसा बोर्ड हो, ये सब चीजें ऐसी, खैर कहीं तो डाइस फॉल करता है तो जिंदगी में तो लक वगैरह तो चलता ही है हर जगह। मेरी कहाँ पोस्टिंग हुई वो भी, किस समय कहाँ पोस्टिंग हुई वो भी लक की बात है जी। मगर बड़ी कोशिश होती है कि साहब बोर्ड में यूनैनिमिटी हो, एक तरीका हो कि फर्क बहुत ज्यादा ना पड़े। फर्क बहुत। अभी बोर्ड के जो सुधार हैं, जो कई कमेटीज़ की, उन पे आऊँगा, और जो हिंदी वालों का एक रहता है भेदभाव, और फिर सीसेट के बाद और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है वो शोर, उस पर बात करूँगा। एक दिलचस्प लाइन है इसमें कि एक तथ्य आपने दिया है कि पहले जो आईएएस वगैरह लिखते थे उनके 4 या 5 पेपर होते थे, और आईपीएस वालों के 2 ही। हाँ। और जो एक्स्ट्रा 3 पेपर होते उनके हायर पेपर्स कहा जाता था। हमारे टाइम में ऐसा ही था। तो ये क्या चक्कर था, और इसीलिए क्या आईएएस और आईपीएस लॉबी की अभी तक टसल चलती है? नहीं, तो इसमें अब देखिए, पुराने जमाने में आईसीएस और आईपी के एग्जाम सेपरेट होते थे जी। आईसीएस का अलग एग्जाम होता था। हाँ। अब आप ये देखिए कि सब लोग आईएएस के लिए बार बार बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? तो अगर जो ये बात सही है कि वो आईएएस में आना चाहते हैं और बार बार बैठ रहे हैं, तो कोई जना कह सकता है कि तब तो ये बनता है कि इसका इम्तिहान अलग हो। और इम्तिहान देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको, और किस टाइप का ऑफिसर चाहिए। हम ये हाईएस्ट सिविल सर्विसेज है कंट्री की जी। इधर आप कहते हैं कि ये नो गुड पीपल है, लेटरल एंट्री से बाहर से लोग लाओ। उधर आप कहते हैं कि साहब ये मेरिट का आप क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हायर सिविल सर्विसेज के लोग किस तरीके के होने चाहिए। हमारी सर्विस सबसे इंक्लूसिव है, हिंदी या कोई और लैंग्वेज, उसकी सारी फैसिलिटीज दी गई है। आप एग्जाम उसमें दे 1969 से इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ, ये 1969 और क्या में चीज की जा सकती है? देखिए, एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लोग चाहें वही पेपर आए। बिल्कुल। और अभी आपके टेड टॉक्स वगैरह में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, कोई मेड का लड़की, कोई कांस्टेबल का लड़का, कोई रिक्शे वाले का लड़का, सब लोग आ गए और वो लोग अपने यूट्यूब वगैरह में लोग अपना बताते हैं कि हमने क्या किया। वो कहते हैं कि भाई ये हमारी मेहनत का वो है, तो मेरे अंदर एक मेहनत करने का भी तो वो होना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो 2-3 लड़कियों ने बताया किस तरीके से मैंने अपना वो इंग्लिश को
अपना इम्प्रूव किया। बहुत लोगों ने गांव की कहानी बताते हैं कि कैसे वहां पे पढ़ाया जाता है, जिस ताकि ये जो डिफिकल्टीज हैं दूर हो। हमको एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है ना, रूरल एरिया में। बार नीचे नहीं करना है, एजुकेशन का बार बराबर लाना, ऊपर करना है। जी जी आई जी। थिंक फंडामेंटली आपने जौनपुर के गांव का जिक्र किया, माधोपट्टी का। हाँ, माधोपट्टी का वो पूरा एक आया था, उसमें से कितने सारे सिविल सर्विसेज में लोग आए हैं। मतलब एक गांव है यूपी में जहां पे लगभग हर घर से कोई व्यक्ति या तो आईएएस है या पीसीएस है या इस तरह की सर्विस में आया हुआ है। तो वो कैसे आए? वो भी तो गांव से हैं, गांव के स्कूल में पढ़े, सब कुछ एवरीथिंग इज द सेम। मगर वहां पे लोग पढ़ते थे, लोग मेहनत करते थे। मगर मजे की बात यह है कि उसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि उस गांव की हालत वैसी की वैसी ही है जैसे और गांव की है। इतने सारे लोग सर्विस में आ गए, फिर भी हालत वही, रोड का वही, नाली का वही हाल है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। प्रीलिम्स के एग्जाम्स ये मेरे ख्याल से 70s से शुरू हुए थे, थोड़ा छटनी करने के लिए। कोठारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 70s या 80s में हुए थे जी। और उसके बाद 79 से कोठारी कमेटी रिकमेंडेशन हुई थी। और उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2010 की खन्ना कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जब सीसेट का एग्ज़ाम आया। आर्ट साइड वाले कहते हैं कि सीसेट का एग्ज़ाम उनको फेवर करता है जो बीटेक वगैरह करके आए। यू हैव डेल्ट विद दिस क्वेश्चन। मतलब मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं क्या सोचते हैं आप। मेरे ख्याल से ये किसी को ना, जो इंडिपेंडेंट लोगों को इस चीज को देखना चाहिए जी, जो ना एग्जामिनी हो और ना एग्जामिनर हो जी। आप उन पेपर्स का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। आम तौर पे उस तरीके के क्वेश्चंस हर बोर्ड एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, इशारों में आते हैं। वो दे आर आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस। बेसिक पर्पस ये क्या है, आप ये इसमें बैठना चाह रहे हो ना जी जी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हैं। वो तो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, साइंस का स्टूडेंट भी। हाँ, अब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ए और बी के ऊपर घर इधर है, ए का बी का घर उधर है, तो कौन कहाँ रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस है, रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग बोलनी है। तो ये तो लोगों को आना चाहिए ना, बिकॉज सर्टेन लेवल तो होना चाहिए। दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर जो आप कंपेयर करो कि सारे एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंक पीओ और ये तो हमारा हायर सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, तो हमको ये तो, और बहुत सारी कमिटी ने इसको एग्जामिन करके, तमाम लोगों से बातचीत करके ये रिकमेंडेशन दिए थे। ये मेरे आने से पहले के हैं, तो बहुत मतलब इस पे बहुत स्टडी वडी हुई थी, फिर भी उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया है कुछ क्वेश्चन। आपने लिखा है कि unfortunately these recommendations were implemented in great haste. Yes, that is one of the criticisms कि कोई मेजर, and you agree with it. I agree with it. जल्दबाजी में लागू कर दिया सरकार। हाँ, थोड़ा लोग को समझाते कि क्यों ये चेंज। ये 2 साल बाद लागू होगा, 2 साल तो 1 साल, 2 साल की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। आफ्टर ऑल लॉजिकल क्वेश्चंस है ना, तो उसमें क्या है। पर स्टूडेंट्स का तर्क होता है कि साहब हम साल 2 साल 3 साल से एक पैटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने एकदम चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा क्या पैटर्न चेंज, बहुत पैटर्न चेंज नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस मेरे ख्याल से दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या, आपको एक इंग्लिश पैरा दिया, आपको एक हिंदी उसका ट्रांसलेशन दिया, उतनी इंग्लिश तो हमें, आप ठीक है, आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए। मत आप मेरे से कहते हो कि मैं, इंडिया एक बड़ा पावर बन रहा है ग्लोब में, तो मैं चाइनीज, रशियंस, इन सब अमेरिकन के साथ मुझे डिस्कशन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, तो मैं कैसे करूंगा। और दूसरी चीज, आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है या तमिलनाडु में कहीं हो जाती है, तो एक आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखते हो जब कार्डर लॉट होता है, लेकिन अंग्रेजी फिर भी प्रेफर्ड मीडियम है। यस, आई थिंक वी हैव टू रेज द जनरल लेवल अप इन एवरी वे, और थोड़ा रिकग्निशन ऑफ मेरिट की बहुत जरूरत है। ये सतीश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, वो अंग्रेजी को लेके, अंग्रेजी का ऐसे कंपलसरी और ये सब चीज़ें, इसको लेकर भी बड़ा विवाद होता है कि साहब वो बोले हम तो बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी में फेल हो गए,
वो इंग्लिश ऐसे वाला जो कंपलसरी पार्ट होता है। नहीं, तो ऐसे तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अच्छा, वो अब जो इंग्लिश में कंपलसरी था वो खत्म हो गया? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने बताया ना, हर एक जने को अब काफी हिंदी में लिखने का छूट दी जा रही है। इंटरव्यू भी लोग करते हैं तो आपको चॉइस है, आप हिंदी में करो। क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है 2015 से, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला, स्किल वाला जो एग्जाम है, अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। और उसमें भी 33% वाला जो 33% है, बहुत कम रूल कर दिया है। हमको बाहर थोड़ा रेज करना चाहिए और हम नीचे करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, लोग कहते हैं कि हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे जा रहे हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन, और ये बहुत माने कमिटीज में कई तरह के लोग हैं और बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपने पुरुषोत्तम अग्रवाल यूपीएससी में आपके साथी मेंबर थे? नहीं, मेरे से पहले थे। आपसे पहले थे। जेएनयू मेरे प्रोफेसर थे। आपने उनको कोट किया है, ही आस्क्ड वेदर दिस वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द मिथ ऑफ हिंदी वालास दैट दे वर अफ्रेड ऑफ कंपटीशन एंड एक्सपेक्ट किड लव ट्रीटमेंट। ये हिंदी वाले यूपीएससी से बड़े नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं दीपक? इसीलिए कहते हैं ना कि उनका ये हिंदी भी है, रूरल भी है, थोड़ा नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया भी है जी। वो कहते हैं कि अर्बन लोग जो हैं और प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेटेड हैं उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो अब प्राइवेट स्कूल में लाखों लोग एजुकेटेड हैं, अर्बन एरियाज में 30% 40% लोग वहीं पढ़ रहे हैं, रूरल एरिया से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम अपना पेपर खाली इन सब और कम करते चले जाएं, ये ध्यान में रखते हुए, तो ये तो शायद ठीक नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कमेटी ने बहुत लोगों से बात की है। मेरे ख्याल से बासवान कमेटी ने बहुत स्टेक होल्डर से ईमेल वगैरह से कॉरेस्पॉन्ड किया था और बहुत लोगों ने अपने ओपिनियंस वगैरह दिए थे। तो उसमें अब रिपोर्ट तो अभी निकली नहीं है। बासवान कमेटी 2016 में इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम है उसके रिफॉर्म्स को लेके अपनी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार को सबमिट कर दी 2016 में। इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। तो अब रिपोर्ट तो पब्लिक है नहीं जी। तो उनका ये जैसा बातचीत से पता चला, सभी लोगों का रिकमेंडेशन है कि एज कम करनी चाहिए और कि पेपर्स को और कम नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड उसका, क्योंकि आप ये बड़ी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन कर रहे हो। और तो मेरे ख्याल से अब और नीचे जाना ठीक नहीं है। हम सबको मेहनत करनी, डिफिकल्टीज तो हैं, हर लाइफ में हर चीज में डिफिकल्टी आएगी, खाली सिविल सर्विस के जॉब में नहीं, और भी किसी जॉब में डिफिकल्टी आएगी। टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी, ये जो एज को लेके वेरिएशन है, एक तो है रिजर्वेशन, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके जो वेरिएशन है, जैसे कोठारी कमेटी में था उस टाइम तक तो एज को लेके नहीं था, ये होता कमेटी से आया। जनरल में 24, ओबीसी में 27, एससी और एसटी 29, फिर वो बढ़ता गया 30 हो गया। इससे क्या असर पड़ता है सर्विसेज पे? मेरे ख्याल से ये यूनानिमस लोगों का फीलिंग है, मोस्ट स्टेक होल्डर्स का, कि एज जो है इतनी नहीं होनी चाहिए। हमें सर्विसेज में यंग लोग चाहिए जो फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी भी कैटेगरी के। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो यंग लोग पढ़ के यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं वो क्यों ना आए? और वो यंग आना उनका जरूरी भी है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल निकला है कि उनके लिए जो फैसिलिटी आपने कर दी वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, क्योंकि आप 5-6 बार बैठ के आप फिर कर रहे हो, 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए जी, तो फिर आप आगे सर्विस में तो बढ़ नहीं सकते। हमें चाहिए चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे। हमें यंग डायनेमिक ऑफिसर चाहिए हर कैटेगरी के, और वो अपने मेरिट पे अपने टाइम से वो प्रोग्रेस प्रमोट होते चले और सारी टॉप पोजीशन में भी पहुंचे। 25 साल की एक एज कर दी जाए। 25 तो शायद आजकल के जमाने में बहुत कम होगी। नहीं, आप आर्मी में भी तो है कमीशन ऑफिसर के लिए। आइडियल तो 26 ही होगा। 25 या 26 जो भी है। मगर अभी आमतौर पे नहीं, हम लोग लॉर्ड सेल्सबरी की तरह 19 की भी एज नहीं बोल रहे हैं। हम लोग आमतौर पे लोगों का व्यू है 28 का, बट 26 भी हो तो ठीक है। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दीपक जी। मैंने कई साथियों को देखा, तैयारी कर रहे हैं 30 साल 32 साल तक लिख रहे हैं, फिर नहीं हुआ तो वो और
खींच से भरे हैं। मैं तो 25 तक आपको क्लैरिटी हो, नहीं हुआ तो कुछ और देखिए जी। और आप ये सोचिए कि जो जना 4 बार अटेम्प्ट्स कर चुका है और 4-5 साल से पढ़ रहा है एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस कर रहा है और कोचिंग सेंटर में भी जा रहा है, उसका मेंटल मेकअप क्या होगा? आखिर वो सर्विस में ज्वाइन करेगा तो फिर उसका मेंटल मेकअप क्या होगा? हमें फ्रेश आइडियलिस्टिक एनर्जी चाहिए कुछ करना है, बदलना है, डिलीवरी करनी और है। यंगस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा चेंज एजेंट्स होते हैं। दीपक जी, एक आखिरी सवाल। वैसे तो किताब में इतना कुछ है कि हम घंटों बात कर सकते हैं, 1 घंटा होने को है और अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत जगह लाल लाल निशान लगाए हुए हैं। यूपीएससी के आप 2 वर्ष चेयरमैन रहे, तो हम यूट्यूब में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जाते हैं कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया, बटनें कितनी हैं, सीढ़ियाँ कितनी थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं और वीडियो होते हैं। कई गंभीर प्रयास भी होते हैं जिसमें मॉक इंटरव्यू का एक्चुअल फील दिया जाता है। आपकी यूपीएससी के, आप आईएएस रहे, आपके 2 भाई आईएएस रहे, आप यूपीएससी में इतने समय रहे और 2 साल चेयरमैन रहे। जो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपकी उनको क्या सलाह है इंटरव्यू के लिए? हाउ शुड दे प्रिपेयर? आई थिंक जो हमारा सिलेबस रहता है जी उसमें बड़ा क्लियरली लिखा रहता है कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है। जी, तो वो गौर से पढ़ना चाहिए। क्या है पर्पस? उसमें तमाम चीजें लिखे हुए हैं कि हम आपकी एटीट्यूड देखना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशन एबिलिटी देखना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देखना चाहते हैं। तो आपको अवेयर होना चाहिए। नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इसमें, वो तो पहले हो चुकी है, वो तो जो हो चुकी जी। तो नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इंटरव्यू में, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है जितना भी संभव है 30-40 मिनट में जी। तो आपको अवेयर होना है दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपके लिए वो क्वेश्चन इग्नोरेंट आप ना हो उसके। फिर आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको आर्ग्यू कैसे करें अपने केस को। आपने कुछ कहा, हाउ टू प्रेजेंट योर केस, आपने कुछ कहा, मैंने उसके ऊपर कुछ काउंटर किया, तो आपको आर्ग्यूमेंट सोचना चाहिए। इसके मतलब क्या है कि आप किसी चीज को गंभीरता से सोचेंगे कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। ये दिखाता है कि आप इस तरीके से आर्ग्यू करेंगे तो आप एक विषय को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसका अपना आर्ग्यू कर रहे हैं। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए जी। ये सारी चीजें हैं संक्षिप्त में, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए नॉर्मल होना चाहिए। ये आप किसी को जो हम लोग आप वो चलता रहता है कि मैं तो इंटरव्यू बोर्ड को थोड़ा कुछ ट्विस्ट कर दूंगा, और इंटरव्यू बोर्ड वाले सोचते रहते हैं मैं कैंडिडेट को ट्विस्ट कर दूंगा। मैं भी कैच करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पुराना एग्जांपल। उससे पूछा, लड़का आ रहा था, थोड़ा नर्वस था, तो उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछ लिया और यहाँ पॉकेट में डाल दिया। तो अंदर जैसे ही पहुंचे तो चेयरमैन ने कहा, व्हाट इज दैट मिस्टर सो एंड सो। तो उसने उसकी फिंगर को पॉइंट करते हुए देखा तो वो रुमाल पे पॉइंट कर रही थी, व्हाट इज दैट। तो थोड़ा तो वो एम्बेरस हुआ कि भाई ये रुमाल निकल रहा है वगैरह। तो फिर उसने अपना बोला, जवाब दिया, दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अपना रुमाल अंदर कर दिया। वाह। अब मुझे और कोई उस लड़के की प्रत्युत्पन्नमति, नहीं देखना, माइंड, हाँ कुछ नहीं देखना, माइंड इज राइट प्लेस, and he knows how to tackle difficult situation, tricky question। जी जी, ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसलिए वन शुड, काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कोशिश लोग करते हैं कि पूछें। कुछ और एग्जांपल्स दीजिए प्लीज। हाँ नहीं, अब ये था कि आप why are you so lean and thin, ये पुराने जमाने का है। why are you so lean and thin, मिस्टर सो एंड सो जी। तो उसने कहा, साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द IAS सर इज नो जोक एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नो सैनिटोरियम। तो माने ये है कि आपको मैं देख रहा हूं ना, आप यू शुड बी ऑनेस्ट पर्सन, honest person should come out. And you should have confidence, you should have ability to speak, to communicate, to argue.
एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको दुनिया में रहना है ना, आपको आपका तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। कैसे आप दिखाएंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक हैं? ये तो रिटर्न एग्जामिनेशन में तो ये सब टेस्ट नहीं होता जी। ये सारी कुछ चीजें हैं। हाँ चलिए, पटेल से बात शुरू हुई। पटेल का ही कथन जिसका दीपक जी ने जिक्र किया, यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ यू डोंट हैव अ good all India service which has the independence to speak out its mind. I'm very thankful as a reader that you spoke out your mind and you wrote this book. Thank you so much. ये किताब जिसका शीर्षक है द स्टील फ्रेम, अ हिस्ट्री ऑफ द IAS, रोली बुक्स ने पब्लिश किया है, लोटस रोली। 695 रुपये हार्ड बाउंड की कीमत है और इसे लिखा है दीपक गुप्ता जी ने। और आप देख रहे हैं किताब वाला। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपके जो भी सवाल हैं, जवाब हैं, टिप्पणियां हैं, जिन्हें मैं भी पढ़ूंगा और दीपक जी भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए thelalantop.com।